दोस्तों, आज की कहानी है समझदार पत्नी मिलने से बदल गई नामर्द पति की जिंदगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कमरे में प्रवेश करते ही नीलम को अपने जेठ जी, जिन्हें वह बड़े भैया कहती थी, पलंग पर लेटे हुए दिखाई दिए। नीलम ने आवाज लगाई, भैया कैसे हैं आप, कौन हैं? एक धीमी सी आवाज कमरे में गूंजी, मैं। नीलम ने कहा। बड़े भैया ने करवट बदली। नीलम उनको देखकर हैरान रह गई। क्या यही है वे बड़े भैया जिनकी एक आवाज से सारा घर कांपता था? कपड़े इतने गंदे जैसे महीनों से बदले नहीं गए हों, दाढ़ी बड़ी हुई जैसे बरसों से सेव नहीं की हो, शायद कुछ देर पहले कुछ खाया था जो मुंह के पास लगा था और साफ नहीं किया गया था। हाथ पैर भी मैले कुचैले से लग रहे थे, नाखून बड़े हुए। उनको देखकर नीलम को उन पर बड़ा तरस आया। तभी नीलम का पति रमन भी कमरे में आ गया। बड़े भाई को इस दशा में देखकर रमन रोने लगा। भैया, क्या मैं इतना पराया हो गया कि आप इस हालात में पहुंच गए और मुझे खबर भी नहीं की? भैया से बोला नहीं जा रहा था। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, किस मुंह से खबर करता छोटे? क्या नहीं किया मैंने तेरे साथ? फिर भी तू देखने आ गया, क्या यह कम है? नहीं भैया, अब मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा, अपने साथ ले जाऊंगा और अच्छी तरह से इलाज करवाऊंगा, रमन से सीखते हुए कह रहा था। नीलम को याद आ रहे थे वे दिन जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। उसके माता पिता ने अपनी सामर्थ्य से ज्यादा दहेज दिया था, लेकिन मनोहर भैया हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। उसके दहेज के सामान को देखकर रमन से कहते, क्या सामान दिया है? इससे अच्छा तो हम लड़की को सिर पे फूलमाला पहनाकर ही ले आते। उनकी शादी अमीर घर में हुई थी, लेकिन रमन की ससुराल उतनी अमीर नहीं थी, इसलिए वे हमेशा उनका मजाक उड़ाते थे। रोज रोज के तानों से नीलम को बहुत गुस्सा आता, पर रमन के समझाने पर वह चुप रह जाती। फिर भी बड़े भैया के लिए उनके दिल में गांठ पड़ ही गई थी। उनसे भी ज्यादा तेज उनकी पत्नी सालू थी, जो बोलती कम थी पर अंदर ही अंदर झुर्रियां चलाने से बाज नहीं आती थी। माता पिता की मृत्यु के बाद घर में मनोहर भैया की ही चलती थी। सब कुछ उनसे पूछकर होता था। एक तो मनोहर बड़े थे, दूसरे वे एक अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर थे। उनकी शादी भी पैसे वाले घर में हुई थी, जबकि रमन न सिर्फ छोटा था बल्कि एक छोटी सी दुकान चलाता था। उसकी शादी एक साधारण घर में हुई थी। उसकी घरेलू स्थिति ठीक नहीं थी। रमन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह न सिर्फ अपने बड़े भाई को बहुत प्यार करता था, बल्कि उनकी हर बात को मानना अपना कर्तव्य भी समझता था। मनोहर अपने छोटे भाई को वह प्यार नहीं देते थे जिसका वह हकदार था, बल्कि हमेशा उसकी बेइज्जती करने के बहाने ढूंढते रहते। वे हमेशा यह जतलाना चाहते थे कि घर में सिर्फ वे ही श्रेष्ठ हैं और बाकी सब बेवकूफ हैं। नीलम कहाँ खो गई? चलो भैया का सामान पैक करो, इनको हम अपने साथ ले जाएंगे। रमन की आवाज़ सुनकर नीलम वापस वर्तमान में आ गई। भैया, प्रिया नहीं आती क्या आपसे मिलने? नीलम ने पूछा। आती है कभी कभी, लेकिन वह भी क्या करे, उसकी अपनी गृहस्थी है, हमेशा तो मेरे पास नहीं रह सकती ना। भैया रुक रुक कर बोल रहे थे। और राजू और पल्लवी कहाँ हैं? नीलम ने पूछा। राजू तो ऑफिस गया होगा और पल्लवी शायद किसी किट्टी पार्टी में गई होगी। भैया शर्मिंदा से लग रहे थे। नीलम को उसी तरह के किसी जवाब की उम्मीद न थी। उसे अच्छी तरह याद है वह दिन जब उसकी छोटी बहन सीढ़ियों से गिर गई थी, तो वह हड़बड़ाहट में बिना किसी को बताए अपनी माँ के घर चली गई थी। बस इतनी सी बात पर मनोहर भैया ने बखेड़ा खड़ा कर दिया था कि ऐसा भी किसी भले घर की बहू करती है क्या कि किसी को बगैर बताए मायके चली जाए। उन दिनों भैया ही सारा घर संभालते थे। रमन भी अपनी सारी कमाई भैया के हाथ में दे देता था और कभी भी नहीं पूछता था कि भैया उन पैसों का क्या करते हैं, जबकि भैया सबसे यही कहते फिरते थे कि छोटे का खर्च तो वही चलाते हैं, छोटे की तो बिल्कुल भी कमाई नहीं है।
नीलम की सारी अच्छाइयाँ, सारी पढ़ाई लिखाई, सारे गुण सिर्फ एक कमीन के नीचे दब कर रह गए कि एक तो उसका मायका गरीब था, दूसरे पति की कमाई भी साधारण थी। सारे रिश्तेदारों दोस्तों में सालू और मनोहर नीलम और रमन को नीचा दिखाने का प्रयास करते। नीलम को अपनी इस स्थिति से बहुत कोफ्त होती, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि रमन उसे कुछ भी बोलने नहीं देता था। एक बड़े पेड़ के नीचे जिस तरफ एक छोटा पौधा पनप नहीं सकता, वैसी ही कुछ स्थिति रमन की थी। पिता की मृत्यु के बाद मनोहर घर के मुखिया तो बन गए, लेकिन उन्होंने रमन को सिर्फ छोटा भाई समझा, बेटा नहीं। बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति जो फर्ज होता है वह उन्होंने कभी नहीं निभाया। नीलम समझ नहीं पाती थी कि क्या करे। वैसे वह बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी, लेकिन कभी कभी सालू और मनोहर के तानों से इतनी दुखी हो जाती कि उसे लगता कि वह रमन को ही छोड़ दे। रमन का चुप रहना उसे और परेशान कर जाता, लेकिन रमन को छोड़ना तो इस समस्या का हल नहीं था। रमन तो बहुत अच्छा था, बस उसकी एक ही कमजोरी थी कि वह बड़े भाई की हर अच्छी या बुरी बात मानता था और आंख बंद कर उन पर विश्वास भी करता था। रमन के इसी विश्वास का मनोहर ने हमेशा फायदा उठाया। उसने पुश्तौनी मकान भी अपने नाम करवा लिया और एक दिन नीलम और रमन को अपने ही घर से जाने को कह दिया। इतना कुछ होने पर भी रमन कुछ नहीं बोला और अपनी 4 साल की बेटी और पत्नी को लेकर चुपचाप घर से निकल पड़ा। उस दिन नीलम को अपने पति की कायरता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब रमन ही कुछ करने को तैयार नहीं था तो वह क्या कर सकती थी। पर मन ही मन उसने सोच लिया था कि वह इस घर में अब कभी वापस नहीं आएगी और इस घर से बाहर रहकर ही अपनी और अपने परिवार की एक पहचान बनाएगी। अब नीलम की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई थी। घर में पैसों की तंगी बनी रहेगी, यह तो नीलम को मालूम था, क्योंकि संयुक्त परिवार में बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं जिनका पता नहीं चलता, लेकिन एकल परिवार में उन खर्चों को निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर भी नीलम ने हार नहीं मानी और जुट गई अपना एक सामर्थ्य संसार बनाने में। सुबह मुंह अंधेरे उठकर घर का कामकाज करती, उसके बाद कई बच्चों को घर पर बुलाकर ट्यूशन पढ़ाती और फिर रमन के साथ दुकान पर चली जाती। नीलम के अंदर दुकान चलाने की गजब की क्षमता थी, जो शायद अभी तक उसके अंदर सुप्त पड़ी थी। उसने अपने मीठे व्यवहार, ईमानदारी और मेहनत से न सिर्फ अपनी दुकान को बढ़ाया, बल्कि रमन का आत्मविश्वास बढ़ाने में भी उसका साथ दिया। बड़े भाई से अलग रहकर रमन को भी एहसास हो गया था कि वह कितना बुद्धू था और बड़े भाई ने उनका कितना फायदा उठाया। मनोहर ने सोचा था कि रमन कभी भी घर से नहीं जाएगा और अगर जाता है तो जाते वक्त उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया या फिर नीलम ही कुछ भला बुरा कहेगी। पर वह हैरान था कि दोनों ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि चुपचाप एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर से चले गए। वैसे भी वे रमन से चिढ़ते थे कि उसकी पत्नी हमेशा उसका कहना मानती थी, जबकि वह इतना सामर्थ्य भी नहीं था। और एक उनकी पत्नी सालू है, जिसने उनका जीना मुश्किल किया हुआ था। हर वक्त उसे कुछ न कुछ चाहिए, उसकी फरमाइशें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। मनोहर ने रमन को घर से तो निकाल दिया, पर उनके अंदर आत्मगलीन का भाव पैदा हो गया था। एक दिन रात को शराब के नशे में धुत होकर मनोहर ने रमन को फोन किया, चल छोटे घर आजा, भूल जा सब कुछ। लेकिन नीलम और रमन ने सोच लिया था कि अब उस घर में वापस नहीं जाना है। अब मनोहर को एक नया बहाना मिल गया था अपने आप को बहलाने का, कि उसने तो उन दोनों को वापस बुलाया था, पर वे भी वापस नहीं आए। और गाहे बेगाहे वे अपने रिश्तेदारों को कहने लगे कि वे दोनों अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए हैं। नीलम तो हमेशा से ही रमन को उनसे दूर करना चाहती थी, पर अंदर की बात तो कोई भी नहीं जानता था कि यह सब किया धरा मनोहर का ही है। रमन और नीलम ने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे उनकी दुकान एक अच्छे स्टोर में बदल गई थी। अब उस स्टोर की शहर में एक पहचान बन गई थी। रमन और नीलम का जीवन स्तर भी ऊंचा हो गया था। उनके बच्चे शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे थे। अब मनोहर उनसे नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करते और वे दोनों तटस्थ रहते। रमन के घर छोड़ने के बाद दोनों भाइयों का आमना सामना बहुत ही कम हुआ था। एक बार मनोहर के बेटे राजू की शादी में वे मिले थे।
तब रमन को महसूस किया था कि बड़े भाई की अब घर में बिल्कुल भी नहीं चलती है। जो कुछ भी हो रहा था वह बच्चों की मर्जी से हुई हो रहा था। बड़े भाई के बच्चे भी उन पर ही गए थे। वे बिल्कुल ही स्वार्थी निकले थे। दूसरी मुलाकात मनोहर की बेटी प्रिया की शादी में हुई थी। बड़े भैया को अनेक रोगों ने घेर लिया था। वे बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। तब भी उनको देखकर रमन को बहुत दुख हुआ था, पर उस वक्त वह कुछ नहीं बोला था। लेकिन सालू भाभी के जाने के बाद तो जैसे भैया बिल्कुल ही अकेले पड़ गए थे। उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। सालू जैसे भी थी पर अपने पति का तो ख्याल रखती ही थी। राजू को अपने काम और लाभों से ही फुर्सत नहीं थी। वैसे भी उसे पिता के पास बैठकर उनका हाल जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर वह अपने पिता का ध्यान नहीं रखता था तो पल्लवी को क्या पड़ी थी। इस सब बातों में पड़ने की वह भी ससुर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी। एक एक बात रमन के दिमाग में चलचित्र की तरह घूम रही थी। पूरी घटनाओं का क्रम जैसे ही खत्म हुआ तो रमन बोला, बड़े भैया, कल ही किसी से पता चला था कि आप गुसल खाने में गिर गए हैं। मुझसे रहा नहीं गया और आपका हाल पूछने चला आया।